कल कहाँ थे हम? वो समझ में आ गया था। सांस्कृतिक पक्ष। मैला आंचल का सांस्कृतिक पक्ष, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। कोई मुझे पहले जो बता दे कि सांस्कृतिक पक्ष क्या होता है, फिर मैं इस पे थोड़ा सा आपको लिखवा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पक्ष क्या है? हम्म 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 बताओ कुलदीप, क्या है सांस्कृतिक पक्ष? हम्म अगर आप देखेंगे तो इस उपन्यास में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने लोक संस्कृति का एक बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। एक ऐसा गांव लिया गया जिसका नाम है मेरीगंज। मेरीगंज की उन सारी जो गतिविधियों को दिखाया गया है जिससे कोई गांव कंप्लीट होता है, पूरा होता है। भारत का हर गांव कमोबेश आत्मा के स्तर पर अपने रूप रंग के आधार पर आपको एक जैसा दिखाई देगा। हर गांव में मानसिकता भी लगभग एक जैसी है। यहां रेणु जी ने उसी लोक संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। हर तरह के जो गीत हैं, अलग अलग मौसम के अलग अलग गीत, अलग अलग उत्सवों के अलग अलग गीत, जैसा माहौल उस तरीके के गीत को रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जीवन के सभी पक्षों को उभारने का जैसा प्रयास मैला आंचल में दिखाई देता है, जैसे रूपों को मैला आंचल में दिखाया गया है, वैसे रूप आमतौर पर किसी आंचलिक उपन्यास में हमें नहीं दिखाई देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां पर ये जो रचना है ये किसी उद्देश्य को लेकर नहीं चली है, इसका नजरिया नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब कि एक अलग तरीके की दुनिया में जो ले जाने की बात करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेखक ने जैसा है वैसा ही दिखाने का प्रयास किया है। इसके लिए लेखक स्वयं कहता है कि यहां फूल भी है और यहां सूल भी है, यहां गुलाब भी है, यहां कीचड़ भी है, यहां चंदन भी है और यहां सुंदरता भी है और यहां कुरूपता भी। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। तो लेखक सांस्कृतिक पक्ष को बड़े बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में उस उपन्यास में सफल रहा। तो हेडिंग बनाओ, सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष। आंचलिक उपन्यास में सांस्कृतिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी स्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन ही किसी भी स्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन ही उसकी विशिष्टता
विशिष्टता को किसी स्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन ही किसी स्थान की विशिष्टता को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन दोनों का साधारणीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि इन दोनों का साधारणीकरण नहीं हो पाता। साधारणीकरण नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी राजनीतिक जीवन की बात करें, सामाजिक स्थितियों की बात करें, तो ये सारी जो स्थितियां हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये जो स्थितियां हैं, ये लगभग कमोबेश हर स्थान की एक जैसी हो सकती है। हर स्थान की एक जैसी हो सकती है। लेकिन भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, सामान्य सी बात है। इसीलिए तो आंचलिकता की बात आती है। आंचलिकता की क्यों बात खड़ी होती है? क्योंकि भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति हर जगह की अलग होती है। इसीलिए आपने इस बात को लिखा कि भौगोलिक स्थितियां, सांस्कृतिक स्थितियां अलग होती हैं, और इसी आधार पर हमने किसी चीज को अलग किया। तो रेणु ने इसी चीज को प्रस्तुत भी किया। क्या लिखा आपने? हाँ, आगे लिखिए। इसी आंचलिकता को बनाए रखने के लिए लेखक ने उपन्यास में मेरीगंज गांव के लोक संस्कृति के सुंदर चित्र खींचे हैं। ऐसा गांव दिखाया गया है जहां उत्सव धर्मिता है, यह उत्सव धर्मिता लगभग सभी भारतीय गांवों में पाई जाती है। यह उत्सव धर्मिता लगभग सभी भारतीय गांवों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए इस उपन्यास में भौजिया गीत,
भौजिया गीत, खुमार या खमहार, खमहार, खमहार के खुलने पर, खमहार के खुलने पर खुलने पर खमहार के खुलने पर बिदापत गीत, ये जो लिखा है वो देख लो, बिदापत गीत। इसमें नृत्य भी होता है, ये नृत्य और गीत दोनों है, नृत्य प्लस गीत, हाँ, नृत्य और गीत। उसी की तो बात कर रहे हैं, खम्हार वाले में उसी में होता है, जो भौजैया में गीत होता है। आगे लिखो, कभी गांव में वर्षा न होने पर, कभी गांव में वर्षा न होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जाट जट्टिन का खेल खेलते, जाट जट्टिन, जाट जट्टिन का खेल खेलते। ठीक है, कई पंक्तियों में ध्वनियों का भी प्रयोग किया गया है, कई पंक्तियों में ध्वनियों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे लोक संस्कृति का सौंदर्य प्रस्तुत होता है, जिससे लोक संस्कृति का सौंदर्य प्रस्तुत होता है। उदाहरण के लिए, का रूप प्रस्तुत होता है, रूप प्रस्तुत होता है। ऐसे लिख दीजिए, धिन्ना धिन्ना धिन्ना, बस धिन्ना धिन्ना धिन्ना, फिर उसके बाद धिन्ना धिन्ना, धिन्ना धिन्ना धिन्ना, फिर धिन तक धिन्ना, धिन तक धिन्ना, धिन्ना धिन्ना धिन्ना, फिर धिन तक धिन्ना। म्यूजिक है ना भाई। अगला पॉइंट, इस उपन्यास में मेरीगंज गांव के, इस उपन्यास में मेरीगंज गांव के जीवन के सभी पक्षों को, जीवन के सभी पक्षों को और रूपों को प्रस्तुत किया गया है। पक्षों को प्रस्तुत किया गया है।
लेकिन कुछ आलोचकों का यह आरोप है कि यह रचना किसी वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई। आगे लिख रहे हैं, यह विचार कुछ स्तर पर सही हो सकते हैं, परंतु प्रमुख बात यह है कि लेखक ने इस रचना को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं लिखा है। सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं लिखा है। ठीक है। रेणु जी ने, आगे लिखते जाइए, रेणु जी ने अंचल के यथार्थ को हर दृष्टिकोण से संपूर्णता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसीलिए किसी विचारधारा के आधार पर मैला आंचल की समीक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए किसी विचारधारा के आधार पर मैला आंचल की समीक्षा नहीं की जा सकती। रचनाकार भूमिका में स्वयं लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। इसमें फूल भी हैं, लिखते हैं, इसमें फूल भी हैं, फूल भी हैं, सूल मतलब शेर वाला सा, सूल भी है, धूल भी है, कॉमा करते जाएंगे, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर
सुंदरता भी है, कुरूपता भी, कुरूपता, कुरूपता। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ठीक है, तो ये हो गया सांस्कृतिक पक्ष। अब हम बात करेंगे मैला आंचल में कैसे आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। एक प्रश्न बनता है, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास के रूप में कैसे? आ सकता है, और छोटे में करो। ये तो हमने थोड़ा सा विस्तारित करके लिखा है, ये एक नोट्स हो गया आपके पास। हाँ, जो वैसे बताना। तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, कैसे भाई? कैसे? हम्म देखिए, आंचलिक उपन्यास जब भी लेखक लिखेगा वहां अंचल प्रमुख होगा, कोई विचारधारा प्रमुख नहीं होगी। इसीलिए आप देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु ने जब मैला आंचल लिखा तो वो अपनी विचारधारा भी भूल गया। थोपने का प्रयास नहीं है विचारधारा को, और इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है कि एक भौगोलिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को विचारधारा का रंग न चढ़ाकर उनके नैसर्गिक रूप को प्रस्तुत किया जाए, जो नेचुरल में है वहां। इसीलिए ये एक आंचलिक उपन्यास बन पाया है। मैंने आपको बताया कि हर चीज एक समान होती है, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, लेकिन अलग कहां होता है? भूगोल, जो भौगोलिक स्थिति, संस्कृति। आप बिहार में चले जाएंगे तो नमकीन में लोग चूरे में नमकीन डाल के खाते हैं, उसके साथ जो मीठा भी खाते हैं, फिर ये भी खाते हैं। इधर चले आए, ये सब इधर नहीं होता। हरियाणा में चले जाएंगे तो घी में ही वो पूरी रोटी डाल देते हैं, उसके बाद खाते हैं। आपके राजस्थान में भी यही है, घी का बड़ा प्रयोग है, लाल मिर्च हर सब्जी में पड़ती है। भूगोल का भी असर है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आंचलिकता उसी शर्त पर आपको दिखाई देगी जहां कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं, कुछ भौगोलिक जानकारियां दी जाए। तो मैला आंचल इसीलिए आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसे उपन्यास सबसे सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास क्यों मानते हैं। 1954 में इसकी रचना हुई कि रेणु जी ने 1954 में इसको लिखा, और ये उसी तरह की रचना है जैसे प्रेमचंद ने 1936 में गोदान लिखा था। प्रेमचंद का जो गोदान और रेणु का मैला आंचल, ये दोनों एक छोर हैं अपने समय के। लगभग आप देखेंगे तो 8 साल का अंतर है दोनों रचनाओं में। 8 साल नहीं, और हो गया ना, 18 साल। 1936, इतना अंतर है। अंतर क्यों है?
अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों अपने अपने समय की वास्तविकताओं को दिखा रहे हैं, एक अंचल के माध्यम से और एक बड़े फ्रेम पर। दोनों के विषय तो यही दिखाना है ना कि समाज में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1936 में जो प्रेमचंद की जो रचना जो गोदान है, उसमें जो गांव के किसान की कहानी, गांव देहात में क्या होता है उसकी कहानी उसको दिखाया गया। कहते हैं कि यहीं से एक आंचलिक उपन्यासों की एक सुगंध लोगों तक सबसे पहले पहुंची, लेकिन वो अंचल विशेष का नहीं था। लेकिन मैला आंचल में अंचल विशेष को लेकर मुख्य पात्र ही अंचल को बनाया गया। सारी घटनाएं अंचल के आसपास घूमती हैं। मेरीगंज गांव ध्रुव तारा है, जो कुछ होगा उसी के आसपास होगा। तो यहां आप देखेंगे कि आंचलिक उपन्यास की जो परंपरा, जिसकी सुगंध हमको गोदान से दिखाई देती है, वो सुगंध वास्तविकता में हमारे सामने फूल के रूप में मैला आंचल में दिखाई दी। तो यहां पर फूल भी और है, यहां पर सूल भी है। तो स्वयं रेणु भी उपन्यास के प्राकथन में इसी बात को कहते हैं कि मैंने इसे आंचलिक रूप में प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं? यह है मैला आंचल। वो लिखते हैं कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। लेखक स्वयं लिख रहा है कि मैला आंचल है, एक अंचल की विशेष जानकारियां यहां होंगी। कथानक है पूर्णिया के पास का। मैंने इसके लिए एक ही गांव को आधार बनाया है, और ये आधार पिछड़ों का गांव है ये, और ये पिछड़े गांव का प्रतीक है। अब समझना पड़ेगा कि मेरीगंज गांव जो है भारत के हर पिछड़ों का गांव है, खासतौर से उत्तर भारत के हिंदी भाषी बेल्ट के। और ये जो पिछड़ों का गांव है, इसी को आधार बनाकर उपन्यास का कथानक तैयार किया है रेणु जी ने। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? आंचलिक उपन्यास की एक अपनी विशिष्ट जो शैली होती है, मैंने आपको बताया, वहां पर भौगोलिक पक्ष की बात ज्यादा होगी, सांस्कृतिक पक्ष की बात ज्यादा होगी, और किसी विचारधारा का कोई रंग भी उस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा उपन्यास कभी भी अपने स्थानीय चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। ध्यान समझना, मतलब आंचलिक उपन्यास जो होगा वो अपने स्थानीय चीज को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अंचल पर ही फोकस होता। तो स्थानीयता को ये छोड़ नहीं सकता, और अपने विशिष्ट भूगोल और अपनी विशिष्ट संस्कृति में रमा रहना चाहता है। मेरा गांव, लोग कहते हैं गांव से आते हैं लोगों का मन नहीं लगता, कहते भैया हमको ट्रेन पकड़ाओ, हम गांव जाएंगे। क्या तुम लोग यहां रहते हो यार, यहां कुछ है ही नहीं, गांव में देखो सब कुछ है। इस समय बढ़िया मटर खेतों से आ रही है, आलू आ रही है, और बढ़िया बन रहा है, खा रहे हैं गांव के लोग, मस्त हैं। फिर गन्ना हो रहा है तो गन्ने के जूस पी ले रहे हैं, फिर दिन भर अपना जो काम किया, मस्त है गांव का आदमी को, कुछ लेना देना नहीं है। शहर का आदमी बस खाली मरा जा रहा है, शुगर बीपी शहर में है, जितनी बीमारियां वो सब शहर के लोगों को है। भाई शहर का आदमी देखिए, कोई जीवन में मेहनत नहीं उसके, सारा काम मानसिक है, और जब भी मानसिक स्तर का काम होगा तो उसके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो मैला आंचल जो उपन्यास है वो घोषित तौर पर आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का एक शुरुआती बिंदु है, और आज तक कोई भी लेखक अपने अंचल विशेष की जानकारियों के आधार पर अगर उपन्यास लिखना चाहे तो उसके लिए मैला आंचल एक आईना भी है। क्या है?
कि पहले उसे मैला आंचल को देखना पड़ेगा तब वो अपने अंचल विशेष को लिखे। कहीं कहीं हम कुछ बातों को जो बताते हुए अपने मूल को ही छोड़ देते हैं। जैसे लोग गांव से आते हैं, तुमने देखा होगा कि थोड़े समय के बाद लोग गांव के बारे में बात करना बंद कर देते हैं। देखा है कि नहीं? मैं कहां से आया हूं, मेरा गांव क्या, नहीं, आपने अपने मूल को ही खो दिया। लेखक यहां यह बता रहा है कि मूल को नहीं खोना है। रेणु खुद शहर में रहते हैं, ध्यान रखना, रेणु गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन लिख रहे हैं गांव। तो बहुत जो पहले रहे हुए थे, जैसे हर व्यक्ति यहां पे आप सब जितने बैठे हैं वो सब गांव रहे हुए हैं, हम खुद गांव रहे हुए हैं। तब हमको तो पता है ना कि क्या होता है गांव में, कैसे गन्ने का रस पीते हैं, कैसे आम के बगीचे में झूला झूलते हैं, वो सब पता है हमें भी, तभी तो हम इस बात को बता पाते हैं। पुस्तक में कुछ भी नहीं है, ज्ञान यहां है। जितना अनुभव करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। तो यहां आप देखेंगे कि आज भी आंचलिक उपन्यास जो भी लिखे जाएंगे या जो भी रचनाएं हैं, उनके लिए एक आधार का काम करता है मैला आंचल। अब तक का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में। आंचलिक उपन्यास की विशेषता क्या होती है? इसमें कोई नायक नहीं होता, ध्यान रखना। आंचलिक उपन्यास में कोई नायक नहीं होगा, ना तो जो बालदेव न लक्ष्मी, मतलब कोई नायक है ही नहीं। यहां नायक कथा क्षेत्र होता, जिस क्षेत्र की कथा है वो नायक है। यहां अंचल नायक होता है। कथा क्षेत्र का मतलब अंचल, और उसी के अंदर सारा नायकत्व समाहित होता है। मैला आंचल को देखोगे तो 250 से ज्यादा चरित्र हैं। 256 हैं टोटल चरित्र। पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो आराम से, इसीलिए तो हम लिखा रहे हैं कि जो तुम्हें न समझ में आए, हमने सार आपको बताया है, लेकिन तुम्हें जानना है मूल, अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो। और अगर तुम मूल नहीं जानना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए समस्या है। क्योंकि तुम्हें तो भाई अध्ययन तो करना पड़ेगा। हम तो रोज कहते हैं कि मैला आंचल पढ़ो, मैला आंचल पढ़ो, नहीं पढ़ते तुम। नहीं, काम तो बनेगा, लेकिन तुम्हारी समझ और अच्छी कैसे बनेगी? तो मत पढ़ो, कोई समस्या नहीं, तुम इससे ही आंसर लिख लो, लेकिन उसके लिए तुम्हारी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ भी अच्छी नहीं है, तुम रचना भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर दिक्कत है। तो मैंने क्या बताया कि इसमें कौन नायक होता है? अंचल ही नायक होता है। अभी बीच में मत पूछो, जब हम कुछ जब बता रहे हैं तो पहले सुन लो। अंचल कैसे नायक होता है? बताओ भाई, अंचल कैसे नायक होता है? किसी क्षेत्र विशेष, मेरीगंज गांव ही एक विशेष अंचल है, उसी को आधार बनाकर पूरा कथानक लिखा गया है। इसीलिए तो आंचलिक उपन्यास बोला जाता है कि एक अंचल विशेष का है। अंचल मतलब किसी विशेष स्थान का है। अगर आप देखेंगे तो इतने सारे चरित्र हैं, 256 के आसपास। ये चरित्र एक दूसरे से मिलकर एक ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जहां पर आपस में बहुत सारे संघर्ष दिखाए गए हैं चरित्रों के मध्य। जैसे आप देखेंगे तो डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण, बावन दास, ये ऐसे चरित्र हैं इस उपन्यास में जो आपको अच्छे प्रभावशाली दिखाई देंगे। कौन कौन? डॉक्टर प्रशांत,
कालीचरण और बावन दास। इसके अलावा आप देखेंगे कि संपूर्ण अंचल जो मेरीगंज की तुलना में ये चरित्र कमजोर हैं, मतलब यहां पर चरित्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया है। महत्व बार बार मेरीगंज को ज्यादा दिया गया है, गांव को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लेखक अंचल के यथार्थ को दिखाना चाहता है कि इस मेरीगंज गांव में क्या क्या होता है, उसके यथार्थ को दिखाने का प्रयास कर रहा है। और उसमें भी कुछ विशेष यथार्थ नहीं, पूरे गांव का यथार्थ, पूरे अंचल का यथार्थ दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक जो वर्ग की समस्या दिखा दिया कि धर्म की समस्या ये है, हर तरह की समस्या गांव की। कोई ऐसी समस्या नहीं है गांव की जिसे मैला आंचल में नहीं दिखाया गया। क्या क्या जो गांव में हो सकता है, लोगों की क्या मानसिकता है, हर तरह की चीजें दिखाई गई। चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, सभी पक्षों को यहां पर लेखक के द्वारा सामने रखा गया है। बिल्कुल है, धार्मिक समस्या भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जीवन में जैसे सुख दुख आते हैं, वैसे ही इस उपन्यास में भी लोगों के जीवन में सुख दुख के भी अनुभव दिखाए गए कि सुख के क्षण कैसे आते हैं और दुख के क्षण कैसे आते हैं। इसमें रेणु जी ने मेरीगंज गांव की हर उस समस्या को दिखाया है जिससे गांव का व्यक्ति जुड़ा हुआ। गांव के व्यक्ति का संबंध किससे है? गांव से। वो उससे जुड़ा हुआ है और जो गांव है वो भी उससे जुड़ा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहां इस पक्ष को बहुत बेहतर तरीके से रखा गया। गांव में अगर आप देखें सामाजिक स्तर पे, तो लेखक ने जातिवाद को दिखाया है। जाति कैसे है, संघर्ष कैसे है जातियों में, हमें अलग अलग अपनी अपनी जातियों की टोपियां पहन लेनी चाहिए। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कायस्थ, हरिजन, सबकी टोपी पहन के घूमते क्यों नहीं? लेखक इस पे बहुत अवेयर कर रहा है कि जाति व्यवस्था कैसी है। इसके बाद लेखक और क्या कहता है भाई? मेरीगंज की जहालत को लेकर लेखक बहुत तल्ख है। बहुत जहालत है भाई। जहालत का मतलब अशिक्षा। गांव में कुल मिला जुला के 15 लोग ऐसे हैं जो हैं ठीक ठाक, उसमें भी वो सब हस्ताक्षर करने वाले हैं, कोई पढ़ाई लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होगा साहब? कॉमन सी बात है, अंधविश्वास होगा। फलाने के घर में हाई माई आई हुई है ना, देवी आई हैं, पीतांबरा देवी उस जगह प्रकट हो गई, पूरा गांव टूट पड़ेगा पीतांबरा देवी के दर्शन के लिए। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो पीपल के पेड़ पे रहती हैं, इसलिए उनका नाम है पीतांबरा। पीले रंग का वस्त्र पहनती हैं। अगर तुम पीले रंग का वस्त्र अगर उनको अर्पित करोगी तो तुम्हारे जो सुहाग तुम्हारा अमर हो जाएगा। अंधविश्वास। दूसरा अंधविश्वास मैं तुम्हें बताऊं, तुम गांव में जाओ, अभी भी गांव की यही हालत है, ऐसा नहीं बहुत सुधर गया। रात में तुम 2 बजे जाके किसी पीपल के पेड़ पर लाल रंग पोत दो, एक लाल धागा बांध दो, एक चुनरी बांध दो, उसके बाद एक नारियल और 2 बतासा चढ़ा दो वहां, और सुबह बैठ के वहां ध्यान करो। गांव उसके बाद तुम क्या करो कि वहां से 1-2 दिन के लिए जो बाहर निकल जाओ,
फिर आओ गांव में, कहा मेरा मैं देवी माँ हाई माई है। ये क्या नाम है इनका? हाई माँ, हाई हेरम्बा माँ। अब वहां पे इस बात को तुम जो है 3-4 दिन कहो, 2-4 आदमी तुम्हारे साथ आना शुरू कर देगा। हाई माँ की पूजा से ही हमको ये मिला है। और ये हाई माँ की जो पूजा शुरू होगी ना, ये थोड़े समय के बाद यहां पर भंडारा होने लगेगा। हाई त्रिलोचनी माँ, और तुम उसके महंत बन जाओगे। तुम्हारा काम शुरू, एक तो बक्सा रखो, शुरू पैसा डालना। अब पेड़ पे कुछ नहीं है, ना हाई माँ है, ना डी माँ है, कोई माँ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वैसे तो हर जगह हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि उस जगह हूं वहां हूं, तो ऐसे में नहीं हूं। लेकिन लोग अज्ञानवश वहां आते हैं, झुकते हैं, तो वहां ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन मैं उनकी श्रद्धा को वहां पूरा कर देता हूं, फल मिल जाता है। अब तुम हाई माँ के आग के पास 4 बजे सुबह रोज जल चढ़ाओगे तो हाई माँ वहां नहीं है, लेकिन ईश्वर हर जगह है। वो ईश्वर पूरा कर देगा और तुम्हारी श्रद्धा हाई माँ पे वहां पे हो जाएगी। ये है एक तरह का अंधविश्वास। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है, वो सही पूजा नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी पूजा ही भारत में सबसे ज्यादा होती है। सब अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं, यह भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। आपको कोई यह बता दे कि उस तालाब में नहाने से तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे, तो मैं बता रहा हूं कि लोग कूद मरेंगे वहां, धक्का दे के उसको हटा देंगे, कहे तुम नहीं पहले हम कूदेंगे। यह अंधविश्वास है कि नहीं? इस उपन्यास में तुम्हें खूब अंधविश्वास, धार्मिक भ्रष्टाचार, भाई अगर जो महंत को देखोगे तो महंत का पूरा जो जीवन है वो भ्रष्टाचार में ही बीत गया। और इस तरह की समस्याएं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, उसको लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। आर्थिक आधार पे देखोगे तो क्या दिखेगा? किसानों का शोषण। क्या दिखेगा? किसानों का शोषण, उनके अंदर गरीबी, उनके अंदर जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसको दिखाया लेखक ने। तो अगर हम कुछ बातें यहां पर जो नोट करें, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास कैसे? आंचलिक उपन्यास कैसे? बताओ भाई, अभी समझाया कैसे कैसे है। इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये जो आंशिक उपन्यास है, यहां आपको एक स्टेटमेंट दिखेगा कि यह है मैला आंचल, यह एक आंचलिक उपन्यास है। ये बात लिखी गई है इसके प्राकथन में। लेखक कहता है कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है एक आंचलिक उपन्यास है। कथानक है पूर्णिया का। कहां का? कथानक पूर्णिया। कथानक है पूर्णिया का। मैंने इसके एक ही गांव, इसके एक हिस्से
एक हिस्से के एक ही गांव, एक ही गांव को पिछड़ों का गांव बनाकर, पिछड़ों का गांव बनाकर प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहला उत्तर तो लेखक स्वयं दे रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई जो अपने द्वारा लेखक स्वयं कह रहा है। इसके बाद फिर क्या करता है लेखक? किसी विशेष भूगोल की बात करता है। किसी विशेष भूगोल की बात करता है लेखक, और इस भूगोल के ऊपर किसी विचारधारा को नहीं चढ़ाता। किसी विचारधारा को नहीं चढ़ाता। इस लाइन का मतलब है कि उसको इस्तेमाल नहीं करता। वो नीचे का लाइन का मतलब किसी विचारधारा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उस अंचल के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? बल्कि उस अंचल के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करता है। उस अंचल के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा ऐसे उपन्यास अपनी स्थानीयता का अतिक्रमण नहीं करते। मतलब स्थानीयता का अतिक्रमण नहीं करते। स्थानीयता का अतिक्रमण नहीं करते मतलब अपने में ही, अगर आप देखें तो अपने विशिष्ट जो भूगोल, अपनी संस्कृति में ही रमे रहना चाहते। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने विशिष्ट भूगोल प्लस संस्कृति में रमे रहना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रमे रहना चाहते हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि मैला आंचल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं जब बताता हूं तो आपको एक एक चीज समझा दूंगा। आप पूरा उपन्यास पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपने अगर पूरा उपन्यास पढ़ लिया तो आपकी समझ और अच्छी बन जाएगी। हम जितनी बातें बता रहे हैं उससे आप आंसर लिख ले जाएंगे, लेकिन उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुम्हारा गुरु गोरखनाथ ही भले क्यों न हो, लेकिन तुम्हारी पात्रता नहीं है तो तुम समझ ना पाओगे। पात्रता मतलब समझ। अगर तुम्हें जो गोरखनाथ भी पढ़ा दें और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कुछ न कर पाओगे। तो गुरु गोरखनाथ बहुत बड़े गुरु थे अपने समय में। ठीक है, गोरखपुर उन्हीं के नाम पर बसा है। उनके गुरु थे मछंदर नाथ। जाग मछंदर गोरख आया। हाँ, जब आएंगे जो भक्ति काल में,
तब आपको समझ में आएगा। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। जान के अजानी बात ले तू पछाणी, गुरु होएगा कि जो गुरु होएगा तो दुआ लाभ होएगा, चेला होएगा तो हानि। बहुत सारी उस समय चीजें आएंगी, फिर देखेंगे हम लोग एक स्पेसिफिक रूप से। तो ये क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये मैला आंचल जो उपन्यास है, इसमें आप देखते हैं कि एक तरह से ये प्रस्थान बिंदु है किसका? आंचलिक उपन्यासों का। क्या है ये? प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु का मतलब क्या होता है? जहां से कोई यात्रा शुरू होती। प्रस्थान बिंदु है किस चीज का? आंचलिक उपन्यासों का। प्रस्थान बिंदु आंचलिक उपन्यासों का। और आज के समय में भी अगर कोई आंचलिक उपन्यास अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके सामने ये एक आईना है। मैला आंचल एक तो प्रस्थान बिंदु है और इसकी यात्रा आगे बढ़ी, और जो भी आंचलिक उपन्यास आगे भी लिखे जाएंगे उसके लिए आधार के रूप में कसौटियां कहां से आएंगी? तो यहां से आएंगी कि आंचलिक उपन्यास होता कैसा है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मैला आंचल। हां, क्या क्लियर है? आगे बढ़िए। इसमें देखेंगे इस तरह के जो भी आंचलिक उपन्यास होते हैं, आंचलिक उपन्यास में नायक नहीं होता। नायक नहीं होता। क्या नहीं होता है? नायक नहीं होता। ये नायक किस संदर्भ में? किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात हो रही कि कोई व्यक्ति यहां नायक नहीं होगा। कोई व्यक्ति विशेष यहां पर नायक नहीं होगा। यहां नायक होगा कथा क्षेत्र। कौन नायक होगा? नायक कथा क्षेत्र या अंचल। अंचल नायक होगा। यहां मैला आंचल में भी यही चीज आपको दिखाई देगी। यहां आप देखेंगे कि 250 से ज्यादा चरित्र हैं। एग्जैक्ट फिगर लिखना चाहो तो 256 लिख दो। अगर हिंदी में तुम जो लगभग में लिखना चाहो तो 250 से ज्यादा लिख लो, से ज्यादा चरित्र है। लेकिन अगर आप देखें तो एक भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसे आप नायक मान सकें। एक भी ऐसा चरित्र नहीं जिसे नायक माना जा सके। एक भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसे आप नायक मान सको। आप सोचिए कि थोड़े मोरे जो चरित्रों को लेकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती। 256 लोगों को एक उपन्यास में लाना, समेट कर। तुम कल्पना करो कि शादी विवाह में जहां पर थोड़े से लोग ज्यादा आ जाते हैं वहां आदमी समेट नहीं पाता। अक्सर लड़ाई हो जाती है। फुफ्फा नाराज हो गए, मौसा नाराज हो गए हैं, जीजा कह रहे हैं हम अभी जाएंगे, रात में ही जाएंगे,
जीजा सबसे पहले नाराज होता है, हम अभी जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे 1 घंटे। अरे तो फिर आए क्यों थे जीजा, जब तुम्हारा इतना ईगो चल रहा है तो। अब वो घर में बेटी है तो उसको जाके बोल रहे हैं धीरे धीरे, तुम्हारे घर में इसीलिए नहीं आते, यही सब समस्या तुम करती हो। तो एकजुटता नहीं बनाए रख पाता जो लेखक है। लेकिन यहां क्या है, लेखक ने इतने ज्यादा पात्रों को एकजुटता बनाए रखा। कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसे नायक जो बनाया जा सके। अगर आप देखें यहां तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत नायकत्व दिखता है, जो हीरो टाइप के हैं। एक तो प्रशांत, तो मान ली हीरो है ही है, उसको भेजे गया इसीलिए कि तुम हीरो हो थोड़ा सा। तो डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, कालिदास, कालीचरण और बावन दास, ये कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत आप ये मान सकते हैं कि हैं नायक टाइप के, प्रभावशाली आप मान सकते हो कि इनके चरित्र जो हैं प्रभावशाली हैं। कैसे हैं? प्रभावशाली, लेकिन नायकत्व इनके अंदर नहीं है। नायकत्व को तुम देखोगे तो यहां पर पूरे मेरीगंज की तुलना में, अंचल की तुलना में ये कमजोर हैं। मेरीगंज एक ऐसा अंचल है जो पूरे यथार्थ को संपूर्णता से उभारता है। क्या होता है यहां? मेरीगंज, मार्टिन की पत्नी मेरी, मार्टिन हो गया पागल। क्या हो गया? मार्टिन पागल हो गया, और जब मेरी मरी तो कीचड़ को पोत के मरी। मेरी की ऐसी दुर्दशा हो गई। मार्टिन ने इतने चक्कर लगाए शहर के, इतने चक्कर लगाए, लेकिन लोगों ने उसको इतना दौड़ा दिया कि मार्टिन का जो है वो जो मानसिक संतुलन वो बिगड़ गया। मार्टिन फिर पागल खाने पहुंच गया, और उसी पागल खाने में मार्टिन की मृत्यु हो गई। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर मेरीगंज ही समस्त यथार्थ को उभारता है। जितना भी यथार्थ है वो मेरीगंज के माध्यम से उभरता है। मेरीगंज में आपको समाज भी दिखाई देगा, आपको भूगोल भी दिखाई देगा, आपको आर्थिक पक्ष भी दिखाई देगा, सांस्कृतिक पक्ष भी दिखाई देगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो मेरीगंज में क्या क्या दिखेगा? समाज, भूगोल, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सब कुछ दिखेगा मेरीगंज में। मतलब मेरीगंज ही हर हिस्से को बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है कि नहीं? फिर जो सामाजिक पक्ष है उसमें क्या डालोगे? जाति, अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक भ्रष्टाचार। क्या क्या डालोगे यहां? जाति, धार्मिक अंधविश्वास, या धार्मिक समस्या कर सकते हैं, अंधविश्वास एक पॉइंट बना देंगे। अंधविश्वास, जहालत या शिक्षा, और इसी में जो गरीबी भी डाल दो।
ठीक है। हाँ हाँ, आर्थिक पक्ष में क्या आएगा? ये जमींदारों का शोषण, किसानों की गरीबी, ये सारी चीजें आएंगी आर्थिक पक्ष में। राजनीतिक पक्ष में क्या आएगा? कांग्रेस की समस्या, सोशलिस्ट की समस्या, अन्य दलों की समस्या, तुम्हें अगर ऐसे समझ में आ जाएगा ना तो तुम्हें उत्तर लिखने में कोई समस्या ही नहीं होगी। हाँ, खेल पता चल जाएगा उत्तर लिखने का। ये तरीका है। ठीक है, तो विचारधारा को थोपने का प्रयास नहीं किया है लेखक ने। क्या किया है? थोपने का प्रयास नहीं किया है। तटस्थता को अगर आप देखेंगे तो सोशलिस्ट ये खुद हैं, लेकिन तटस्थता बनाए रखी है, ये तटस्थ रहे हैं। जहां सोशलिस्टों की समस्या है वहां उनकी समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा भौगोलिक वर्णन, और क्या इसमें आएगा? भौगोलिक वर्णन, जो भूगोल। तो आपको पता है कि लेखक इस उपन्यास में भौगोलिक वर्णन करता है। आंचलिक उपन्यास क्यों कह रहे हैं? उन आधारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हो गया इतना? हो गया ना? अगर इस बात को तुमने समझ लिया तो कभी प्रश्न आएगा, आंचलिकता पे आता ही आता है प्रश्न, तो तुम तुरंत लिख दोगे। कुछ है ही नहीं इसमें, पढ़ो या मत पढ़ो उपन्यास, लेकिन यह है कि पढ़ लोगे तो गहराई आ जाएगी थोड़ा। है कि नहीं? तो भौगोलिक वर्णन का काफी महत्व रहता है। आंचलिक उपन्यास में आप देखेंगे तो भूगोल का जो वर्णन किया जाता है वो बहुत सूक्ष्मता के साथ होता है। कैसे होता है? भौगोलिक पक्ष या भूगोल का वर्णन सूक्ष्मता के साथ किया जाता है। किसके साथ? सूक्ष्मता के साथ होता है भूगोल का वर्णन, जिससे पाठक की आंखों के सामने अंचल तैर जाए, जिससे पाठक की आंखों के सामने अंचल क्या हो जाए? ये तुम्हें दिखने लगे कि मेरीगंज हमारा ही गांव है। कमली के बारे में जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको ये लगेगा कि नहीं कि हम भी रहते वहां तो हम भी यही निर्णय लेते जो डॉक्टर प्रशांत ने लिया। उसके बारे में आता है कि वो गमकौआ साबुन से नहाती है। क्या होता है? जो गमकौआ साबुन खुशबू मारे,
गांव में अलग तरीके का माहौल है, अलग ही माहौल है गांव का। गांव गांव ही है कि गमकौआ साबुन से नहा रहे हैं। तेल एकदम, आदमी, हर आदमी तेल लगाएगा बाल पे अपने, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तो उससे मतलब नहीं। इसीलिए गांव के आदमी का हमेशा बाल रहता है। शहर का आदमी उड़ जाता है, वो हमेशा तेल नहीं लगाता, उसको मजा नहीं आती। गांव का आदमी जब तक पूरा अपने अपने बाल पे तेल न लगाए तो उसको उसको समझ नहीं आता, और वो भी शुद्ध तिल्ली का तेल लगाएगा। ये स्थिति है गांव में। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि ये चारी, इसको देखेंगे। और मेरीगंज को जाने के लिए लेखक ने जो रास्ता बताया ना, इतना शानदार। मेरीगंज पहुंचने का मार्ग आपको भूगोल में दिखाई देगा कि मेरीगंज कैसे पहुंचे, मेरीगंज कैसे पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने उपन्यास को पढ़ा होगा, तो वो लोग मेरीगंज भी गए होंगे। भाई कुछ होंगे जिनको आईएएस बने होंगे, तो बिहार कैडर मिल गया होगा, कहें यार चलो चलो घूम आए मेरीगंज ही, आईएएस बने इसी से, हिंदी साहित्य लेकर। हाँ, फील कर लेता है ना आदमी, और जब फील कर लेता है और मजा आ जाती है। तो यहां आप देखेंगे, एग्जाम्पल लिखो वहीं पे, जो लिख लो। हाँ, मेरीगंज रौतहत स्टेशन से 7 कोस पूरब, मेरीगंज रौतहत स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। पूरब, पूरब पश्चिम, 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। डैश 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 पूरब की ओर काला जंगल दिखाई देता है। लगता नहीं है कि तुम गांव गए, पूरब तरफ काला जंगल दिखाई देता है, फिर वहीं है हवेली बाबा की। हाँ, पूरब की ओर काला जंगल दिखाई देता है, वही है मेरीगंज की कोठी। ऐसे पिक्चरों की जो कहानियां लिखी जाती है, वही है मेरीगंज की कोठी। अजमेर के रास्ते पर 16 किलोमीटर पूरब की दिशा में एक है भूतों की हवेली। दिमाग एकदम खुल जाता है, कहाँ है अजमेर यार, वहां वहां ऐसे। अच्छा, ये होता है विशेष। स्थानीयता को जब प्रोत्साहन देना होता है तो कुछ ऐसे वर्णन करने पड़ते हैं। कुछ ना हो उस गांव में, लेकिन अगर तुम लिखो कि मेरा यात्रा वृत्तांत, मैं जा रहा था कार से, रास्ते में अजमेर के पास एक स्थान मुझे दिखाई दिया, मैं कुछ क्षण के लिए वहां रुका, और थोड़ी देर बाद मैंने वहां देखा कि वहां बहुत पुराना किला, 2000 साल पुराना किला मुझे दिखाई दिया। मैंने लोगों से पूछा तफ्तीश की, तो लोगों ने बताया कि हाँ ये किला बहुत पुराना है, लेकिन साहब 5 बजे के बाद यहां कोई रुकता नहीं। मैंने फिर जिज्ञासावश वहां रुकने का मन बनाया, और मैं वहां गया। मैंने देखा वहां अजीब सी आवाजें आ रही थी। मतलब मैं बता रहा हूं कि इस पे इतना माहौल बन जाएगा, अरे सर वहां क्या था बताइए, आपने कुछ देखा? कुछ नहीं, मैंने ये सुना कि वहां जितने लोग मेरे सिवा जितने भी लोग गए वो मारे गए, मैं केवल वापस जिंदा लौटा। हो गया काम। वो जगह आ जाएंगे वहां पर्यटक घूमने वाले, कोई पिक्चर बनाने आ जाएगा, कोई कुछ करने आ जाएगा। क्या इतिहास है सबका, क्या? हाँ, यात्रा वृत्तांत। तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी। अगला पॉइंट इसी में बना लो, सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन।
जो मैंने आपको संवेदना बताई है ना, उसी संवेदना से ही सारा काम हो जाएगा, बस हम स्पेसिफिक आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन अगर आप देखेंगे तो इस उपन्यास मैला आंचल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशिष्ट सांस्कृतिक वर्णन किए गए। क्या किया गया है? विशिष्ट सांस्कृतिक वर्णन किए गए। विशिष्ट सांस्कृतिक वर्णन किए गए। क्या किया गया है? विशिष्ट सांस्कृतिक वर्णन और अंचल की विशेष शब्दावलियों का प्रयोग। अंचल की विशेष शब्दावलियों का प्रयोग। अंचल की विशेष शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि अंचल विशेष की जो प्रमुख शब्दावलियां हैं वो क्या है। इसके लिए क्या किया है लेखक ने? जो भी पात्र हैं उनसे देशज और तद्भव की शब्दावली में उनकी जो बातें उनको रखवाई है। मतलब पात्रों के द्वारा देशज और तद्भव की शब्दावली प्रस्तुत की गई है। तभी तो सांस्कृतिक पक्ष आता है। हर जो गांव का एक अपना कुछ रूप होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे सोटा। सोटा मतलब होता है डंडा। लोग कहते हैं लोटा, लोग कहते हैं खटिया, लोग कहते हैं मच्छिया। छोटा सा होता है, उस पे लोग बैठते हैं कि मच्छिया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे स्थानीयता आती है। आप देखेंगे कि यहां पर कई ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे लगता है कि अंचल खुद अपने आप ही खड़ा हो गया आके, कि अंचल ही खड़ा होके बोल रहा है कि मुझे जानो मुझे जानो। ऐसे कौन से शब्द आते हैं? गमगम, गमगमा रही थी एकदम। जो है क्या है गमगम? खुशबू इतनी फैल गई कि हमारा दिमाग उड़ गया। जो है गमगम, ये क्या है? देश शब्द हैं सारे। एक तो गम का मतलब होता है चिपकाना, एक गम का मतलब होता है दुख, और ये है गम खुशबू। ये मिक्स है गम गम। और क्या है? महकौआ नहीं, जो गम कौआ, गम कौआ, गम कौआ, कि गम कौआ साबुन से नहाती है वो। ठीक है। एक आता है भैंस चर्मन। भैंस चर्मन, अरे चेयरमैन हो चाहे कुछ भी, भैंस चर्मन। भैंस चर्मन मतलब भैंस को चराने वाला। अरे चरवाहा बोल दे, लेकिन वहां पे इंग्लिश। और आधा आदमी तो जो बाहर रहा हुआ है दिल्ली, अब वो पहुंचा बिहार, तो बोलना शुरू करेगा इसी तरह से। जब आधा हिंदी आधा अंग्रेजी रहेगा तो बोलेगा भैंस शर्मन। क्या बोलेगा? भैंस शर्मन। और क्या बोलेगा? मीटिंग। वो मीटिंग नहीं बोल, मीटिंग, मीटिंग हो रहा है। हाँ लिखते चलो सब, देशज तद्भव। गांव का आदमी हनुमान नहीं बोल पाता, हनुमान बोलता। हनुमान जी की पूजा करूंगा, बस वो सब हनुमान हनुमान आप बोलो, वो क्या बनेगा? हनुमान। हनुमान,
हलवा बहुत खाते हैं हनुमान जी। हनुमान। आचार्य जी को बोलते हैं आचार्य जी। आचार्य। आचार्य का मतलब होता है अचरज। हाँ हाँ, वो डॉक्टर। 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 हाँ ठीक है, डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर। अब इतना शुद्ध तो ये नहीं बोलते होंगे। डॉक्टर। डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर वैसे ही बोलते हैं ना वहाँ के लोग। इसके अलावा एक दो जगह आता है, अगर आप देखो कि कुछ ऐसे खेल जो मैंने आपको बताया था, जो जाट जाटिन वाला, उसमें आते हैं कुछ गीत। नायक जी हो नायक जी, खोल देवो केवड़िया हो नायक जी। हे नायक, तुम नायक हो और जल्दी केवड़िया खोलो। केवड़िया मतलब क्या है? दरवाजा। हथवा रगाए सैया दहरी बैठाए गईले, फिरौन जिहले उदेश रे भौजैया गीत। जो भौजैया गीत है उसको पढ़ना तुम्हें, तब तुम्हें लोक संस्कृति समझ में आएगी। क्या है कि हथवा हथवा रंगाए गए सैया, हाथ जो है मैंने अपना जो रंगवा लिया मेहंदी से, फिर मुझको यहीं पे छोड़ गए वो, और फिर अपने जो हैं वो निकल गए परदेश। तो इस तरह के भी जो गीत यहां पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा ऐसे गीत भी हैं जो एक व्यक्ति अगर किसी को छोड़ के जाता है तब वो कैसे गीत गाएगा। याद जो आवे है प्यारी तुहारी। देखिए, याद जो आवे है प्यारी तुहारी सुरतिया से, करजवा में तीर लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारी याद आती है तो मेरे जो हृदय में पीड़ा उठती है, कसक। लेकिन अब यहां आप देखेंगे तो यहां पे हर चीज का, हर क्षण को बहुत अच्छे तरीके से मैला आंचल में जिया गया। कोई गीत, कोई रूप, रंग, सब चीज दिखेगा। मतलब अंचल, यहां के अंचल की कोई बात छोड़ी नहीं है। अमवा की डरिया, बड़े दिन इसमें अमवा की डरिया और इस तरीके के ये जो जो गीत हैं, ये प्रस्तुत करते हैं कि जब जहां जिस तरीके का रूप वर्णन प्रस्तुत करना रहा, लेखक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी आंचलिकता को उभारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इतने सारे जो पॉइंट्स जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मैला आंचल आंचलिक उपन्यासों की सभी कसौटियों को पूरा करता है। क्या करते हैं? एक निष्कर्ष लिखो। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैला आंचल आंचलिक उपन्यासों की सभी कसौटियों को पूर्ण करता है। यदि गहराई से देखा जाए तो सही यह है, देखिए अब इसकी महिमा मंडन कर रहे हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो सही यह है
कि हिंदी के आंचलिक उपन्यासों के लिए, हिंदी के आंचलिक उपन्यासों के लिए जो कसौटियां निर्मित की गई हैं, उसे मैला आंचल ने ही तैयार किया है, उसे मैला आंचल ने ही तैयार किया है। तैयार की गई हैं, उसे मैला आंचल ने ही तैयार किया है। इस रचना के बाद कई आंचलिक उपन्यास लिखे गए। इस रचना के बाद कई आंचलिक उपन्यास लिखे गए, किंतु कोई भी उपन्यास मैला आंचल के सामने खड़ा नहीं हो सका। कोई भी उपन्यास, तो कैसा उपन्यास? आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के सामने खड़ा नहीं हो सका। स्वयं रेणु ने भी 1957 में परती परिकथा नामक, 1957 में परती परिकथा, परती परिकथा नामक आंचलिक उपन्यास लिखा। आंचलिक उपन्यास लिखा जो मैला आंचल के सामने कमजोर ही दिखाई देता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में फणीश्वर नाथ रेणु का वही स्थान दिखाई देता है परंपरा में फणीश्वर नाथ रेणु का वही स्थान दिखाई देता है जो पश्चिम जगत में पश्चिम जगत मतलब यूरोप की बात हो रही है, पश्चिम जगत में आंचलिक उपन्यास लिखने वाले, पश्चिमी जगत में आंचलिक उपन्यास लिखने वाले मारिया एजवर्थ, ये नंबर बढ़ाने वाला, ये ऐसा निष्कर्ष लिखोगे तो 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। मारिया एजवर्थ, टॉमस हार्डी और फकनर क्या लिखा कि पश्चिमी जगत में, एक बार कुलदीप पूरा पढ़ो इसको, क्या लिखा है?
हाँ, मारिया एडवर्ड, टॉमस हार्डी और फाकनर का जो स्थान है, तो ऐसा ही स्थान जो रेणु जी का हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास जो लिखे जाते हैं। तो आपने एक तुलना भी कर दिया यूरोप से। ठीक है, क्या क्लियर है? अगला पॉइंट, मैला आंचल में नायकत्व। तो नायकत्व पे आप लोग मुझे कुछ बताएं, क्या लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे आराम से, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक टॉपिक उठाते हैं, मैला आंचल की सर्वश्रेष्ठता के आधार। मैला आंचल के सर्वश्रेष्ठता के आधार, तो सबसे पहला आधार क्या है यहां? भाषा शैली। पहला आधार क्या है? भाषा शैली। क्या है पहला आधार? भाषा शैली। क्या क्या किया है इन्होंने भाषा शैली को अगर आप देखें तो? लोकगीत, लोक संगीत, संस्कृत, अंग्रेजी, इसको लिख लो थोड़ा। हाँ, मैला आंचल की सर्वश्रेष्ठता का मूल आधार सर्वश्रेष्ठता का मूल आधार इसकी भाषा शैली में दिखाई देता है। रेणु जी ने जितनी प्रयोगशीलता दिखाई है, उतनी प्रयोगशीलता किसी दूसरे रचनाकार में नहीं दिखाई देती। जितनी प्रयोगशीलता दिखाई है, उतनी प्रयोगशीलता किसी दूसरे रचनाकार में नहीं दिखाई देती। जैसे आप यहां पर एक ब्रैकेट बना लेंगे, वहां लिख देंगे सतीनाथ, भिदुड़ी, इन लोगों ने भी खूब जो प्रयोग किया भाषा के स्तर पे। बस ये केवल एग्जाम्पल्स के लिए, इनके बारे में और कुछ नहीं जानना आपको। जो सतीनाथ, जो वो भिदुड़ी और ताराशंकर बंदोपाध्याय यहां लिखा है भिदुड़ी, सतीनाथ भिदुड़ी। मतलब इन लोगों ने भाषा के स्तर पे बहुत प्रयोग किए, लेकिन जितनी प्रयोगशीलता रेणु के यहां है, उतनी प्रयोगशीलता और जो किसी के यहां नहीं है। हाँ, ये बांग्ला भाषा के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। बांग्ला भाषा के इन्होंने बहुत ज्यादा अपने यहां भाषा में बहुत जो प्रयोग किए,
लेकिन नहीं, बांग्ला भाषा लिख रहा हूं, इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा। ताराशंकर इन्हीं का पूरा नाम है, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि जितनी भाषा शैली के स्थान, जो भाषा शैली के आधार पर जितनी प्रयोगशीलता रेणु जी के यहाँ दिखाई देती, उतनी और किसी के यहाँ नहीं दिखती है। अगर चाहे वो लोकगीत हो, लोक संगीत हो, तो यहाँ पर आप और क्या लिखेंगे, जो भाषा शैली में लोकगीत, लोक संगीत, ये आपको नहीं समझ में आता होगा कि जो इतने जो गीत उताए, लेकिन ये जब जब किसी रचना का मूल्यांकन होता है ना, तो इन्हीं सारी आधारों पर होता है कि लोकगीत कितने डाले गए हैं, आंचलिक है कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो लोकगीत, फिर लोक संगीत, संस्कृत और अंग्रेजी, और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द का प्रयोग आपको दिखाई देगा। इसके अलावा शब्दों के विकृत रूप, शब्दों के विकृत रूप जो आमतौर पर जो गांव में बोले जाते हैं, शब्दों के विकृत रूप, हाँ, जैसे भैंस शर्मन है ना, जो गांधी के लिए अलग शब्द बोलते हैं, वो गान्ही, गान्ही, गान्ही बाबा, यही नहीं समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। महात्मा कहीन, क्या कहीन भाई, लेकिन ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर जो रखी गई हैं भाषा शैली के आधार पर, इसकी तुलना तो और किसी रचना से हो ही नहीं सकती। इसीलिए एक शब्द आता, अतुलनीय है इनकी भाषा। जैसे हनुमान जी अतुलनीय हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। अतुलित बलधामम, अतुल हैं वो, जिसकी तुलना हो न हो सके वो क्या कहलाता है, अतुल, अतुलनीय है। इसके अलावा हर आंचलिक उपन्यास का एक प्रयास ये भी होता है कि अंचल का महत्व कथानक में बहुत ज्यादा हो। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर, अगला पॉइंट लिखो तो उससे और समझ में आएगा, थोड़ा लिख लो। आंचलिक उपन्यासों का यह प्रयास रहता है, आंचलिक उपन्यासों का यह प्रयास रहता है कि कथा क्षेत्र का महत्व कथानक में सबसे ज्यादा हो। कथा क्षेत्र का महत्व कथानक में सबसे ज्यादा हो। लेकिन जैसी स्थिति अंचल के नायक होने की मैला आंचल में दिखाई देती है, वैसी स्थिति कहीं और नहीं दिखती। जैसी स्थिति मैला आंचल में क्या लिखा है, इस लाइन को रिपीट करना। एक मिनट क्या कहा,
हाँ दिखाई देती है, वैसा किसी अन्य आंचलिक उपन्यासों में नहीं दिखती। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी आंचलिक उपन्यास लिखे गए, वास्तव में अंचल को नायक बनाने में सफलता रेणु को सबसे ज्यादा हासिल हुई, नहीं तो लोग अंचल को पूरी तरह से नायक बना ही नहीं पाए। क्या बात समझ पाए कि आंचलिक उपन्यासों में नायकत्व सबसे ज्यादा आपको किसी एक उपन्यास में दिख रहा है तो मैला आंचल में दिख रहा है। स्वयं रेणु भी अपना एक आंचलिक उपन्यास जो फिर से लिखते हैं, एक बार आदमी सुपरस्टार बन जाता है, सोचता है फिर अपनी पिक्चर बनाएंगे तो फिर सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन फिर उन्होंने लिखा तो परती परिकथा उन्हीं के अपने उपन्यास के सामने जो है वो फेल हो गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाहुबली 1 बन गई तो वो 2 सुपर हिट होगी, है ना। लेकिन आमतौर पे आप देख रहे हैं कि दक्षिण के फिल्मों का जो है यहां पर वो जो रीमेक बनाया जाता है वो सुपर हिट हो जाता है कि नहीं। तो ये भी चीज समझनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, आंचलिक उपन्यासकार की एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी होती है कि यथार्थ को बिना किसी पूर्वाग्रह के, यथार्थ को बिना किसी पूर्वाग्रह के यथार्थ को बिना किसी पूर्वाग्रह के वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें। अब वही लिख दो, इसमें फूल भी हैं सूल भी हैं, बस वही नीचे लिख दो, इसमें फूल भी हैं सूल भी हैं, उस लाइन को ऐड करना। अगला पॉइंट, अंचल के सांस्कृतिक पक्षों का वर्णन, अंचल के, अगला पॉइंट बनाएंगे, इसमें फूल भी हैं सूल भी है, वही एग्जाम्पल आपको डालना है, हमें आंसर के रूप में भी चाहिए। अगला पॉइंट, अंचल के सांस्कृतिक पक्षों का जितना सुंदर वर्णन, अंचल के सांस्कृतिक पक्षों का जितना सुंदर वर्णन रेणु जी ने किया है वैसा कोई और न कर सका, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अगला पॉइंट, इस उपन्यास में, अगला पॉइंट फटाक से, इस उपन्यास में आंचलिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता जैसे विरोधी, आंचलिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता जैसे विरोधी दिखाई देने वाले तत्वों के बीच भी एक संतुलन रखा गया है। विरोधी तत्वों के बीच भी एक संतुलन रखा गया है जो बहुत बेहतर दिखाई देता है। जो बेहतर दिखाई देते हैं। जिसके कारण मैला आंचल आंचलिक वातावरण के भीतर, जिसके कारण मैला आंचल
आंचलिक वातावरण के भीतर राष्ट्रीयता की अनुभूति कराने में सफल रहा है। राष्ट्रीयता की अनुभूति कराने में सफल रहा है। बीच में मत बोला करो, अगल बगल देख लिया करो, हम भी सोचते रहते हैं। अनुभूति कराने में सफल रहा है। एक निष्कर्ष लिखो, इन सभी आधारों को देखकर यह कहा जा सकता है कि मैला आंचल आंचलिक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके द्वारा जो कसौटियां रखी गईं, उस पर उतरने के लिए वर्तमान के आंचलिक उपन्यासकार संघर्ष कर रहे हैं। इसके द्वारा जो आंचलिक कसौटियां रखी गईं, उस पर खरा उतरने के लिए वर्तमान में भी आंचलिक उपन्यासकार संघर्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब हुई ना बात।